हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, जो बड़े-बड़े राजा थे, जो वो सब डिक्लाइन होने लगे। नए-नए राजा, साम्राज्य, राज्य उभर के सामने आने लगे। This inscription is of a special kind known as प्रशस्ति, a संस्कृत word meaning in preserve। तो जो नए साम्राज्य और वहाँ के राजा उभर के आने लगे सामने, तो उन्होंने क्या लिखवाते थे? अपने बारे में प्रशस्ति लिखवाते थे, जो उनके दरबारी कवि थे उनसे। और प्रशस्ति ये संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब होता है प्रशंसा। तो वो राजाओं के बारे में जो कवि थे वो प्रशंसा उनके बारे में लिखते थे, और जब राजा खुश होता था तो उनको गिफ्ट दिया करता था। कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छवी जना। जो कुमारा देवी थी दोस्तों, ये लिच्छवी जनस से बिलोंग करती थी। While his father Chandragupta was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja Dhiraj, a title that Samudragupta also used। तो कुमारा देवी वो लिच्छवी जना से बिलोंग करते थी, और उनके जो पिता थे चंद्रगुप्त, वो पहला शासन शासक थे गुप्ता डायनेस्टी के। और उन्होंने क्या एक शानदार जो टाइटल था महाराज धीराज का उन्होंने अपनाया, और ये टाइटल समुद्रगुप्त ने भी इसको अपनाया था। अब दोस्तों जानते हैं थोड़ा हर्षवर्धना के बारे में। हर्षवर्धना who ruled nearly 1400 years ago was one such ruler। His court poet बानाभट्ट wrote his biography। तो हर्षवर्धन जो शासक थे वो लगभग दोस्तों 1400 साल शासन किए, और वो और उनके जो दरबारी कवि थे बानाभट्टा, उनके बारे में उनके जीवनी उन्होंने लिखा। बानाभट्टे थे जो हर्षवर्धन के बायोग्राफी लिखे, द हर्षचरिता, जिसको हर्षचरिता के नाम से जाना जाता है, हर्षचरिता इन संस्कृत। दिस गिव्स अ जेनियोलॉजी ऑफ द हर्ष एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग अ किंग। जो ये हर्षचरिता है, ये किन चीजों के बारे में है दोस्तों? ये उनके वंशावली के बारे में है, हर्षवर्धन के वंशावली के बारे में है, और ये कैसे राजा हुए, ये सारे चीज उसमें वर्ण है। Harsha took over the kingdom of Kannauj and then lead an army against the ruler of Bengal। हर्षा दोस्तों कन्नौज को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, और फिर उन्होंने बंगाल के जो शासक थे उन पे भी उन्होंने आक्रमण किया। Although he was successful in the east and conquered both Magadha and Bengal, he was not a successful elsewhere। तो लगभग दोस्तों ने दोस्तों ये कहाँ-कहाँ पे आक्रमण किया और कहाँ-कहाँ पे इनको सफलता मिली, ये भी जानते हैं। जैसे कि इन्होंने ईस्ट पूर्व में और मगध दोनों को ये अपने राज्य में मिला लिए, और वहाँ पे इनको सफलता मिली। बंगाल में भी इनको सफलता मिली, लेकिन और जो बाकी जगह थे वहाँ पे इनको सफलता नहीं मिली। The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasty in the South India during this period। और हर्षवर्धन के पीरियड में दोस्तों पल्लवा और चौकलिया जो बहुत महत्वपूर्ण शासक था, वो इन्हीं के दौरान में जो साउथ इंडिया में था, इन्हीं के टाइम में वहाँ के पल्लवा और चौकलिया जो बहुत महत्वपूर्ण शासक थे साउथ इंडिया का। द किंगडम ऑफ द पल्लवा स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। तो जो पल्लवा जो शासक थे उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ फैला था दोस्तों? ये उनका राजधानी कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। चलिए दोस्तों कुछ मैप के थ्रू समझते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो ब्लू शेडेड जो ये हम लोग जो ब्लू शेड है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जो ब्लू शेड है ये वाला, जिसमें कन्नौज, पाटलिपुत्र जो कि बिहार में पड़ेगा, नालंदा और
प्रज्ञा, ये आर्यभट्ट जो गुप्त शासन में ये शामिल था। और जो ये वाला पोर्शन है दोस्तों, ये आउटर स्टेट उस जमाने में होता था। और ये जो था नीचे वाला, ये दोस्तों इनर स्टेट में इसको शामिल किया गया था। जैसे कि दोस्तों एहोल था, एहोल जो कि बहुत ही उस जमाने में फेमस हुआ करता था और धीरे-धीरे ये धार्मिक स्थलों के हिसाब से भी बहुत ही फेमस होने लगा। और ये कौन से स्टेट में है दोस्तों? ये ये जो हम देख रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों देख, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है एहोले, ये कर्नाटका स्टेट में स्थित है। और पल्लवा कांचीपुरम, जो ये वाला एरिया है दोस्तों, ये तमिलनाडु में, जैसे मदुराई पांड्या, ये चोला जो डायनेस्टी है साउथ इंडिया में तमिलनाडु में स्थित है। बहुत बार दोस्तों एग्जामिनर जगह के बारे में पूछ देते हैं, जैसे कांचीपुरम कौन से स्टेट में स्थित है, या मदुराई कौन से शहर का नाम है, ये ऐसे-ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको दोस्तों सिटियों जो जगह है, जो शहर है, जो सिटी है, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो हमसे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों नीचे देखते हैं, नीचे क्या डिस्कस होता है। World diet of the Chalukya was centered around the Raichur Dao between the river Krishna and Tungabhadra। तो चाकुल्य जो सेंट्रल में अराउंड में थे, रायचूर दाव में, बिटवीन किसके? कृष्णा नदी के और तुंगभारा के बीच में दोस्तों। Aihole, the capital of the Chalukya, was an important trading center. It developed as a religious center with a number of temples। जैसे कि दोस्तों हमने ऊपर डिस्कस किया था, एहोल कौन सा था? चालुक्य का राजधानी हुआ करता था। और ये व्यापारियों के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से बहुत ही सेंटर जगह माना जाता है और महत्वपूर्ण जगह था उस टाइम का। और ये बहुत ही विकास हुआ था वहाँ पे। और ये विकास किया रिलीजियस सेंटर, जो धार्मिक जो सेंटर था, वो इसी को माना जाता था उस टाइम में। और बहुत सारे यहाँ पे मंदिरों का भी निर्माण हुआ था दोस्तों। पुलाकेशिन इवेंचुअली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अनकल। जो पुलाकेशिन थे, उनको उनके चाचा से उनको राज्य मिला दोस्तों। हर्ष मीन्स, हर्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? हर्ष मीन्स हैप्पीनेस। हर्ष का मतलब खुशी होता है दोस्तों। द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्ष। जो उनके दरबारी कवि थे, वो लिखते हैं कि जब हर्ष हार गए तो ज्यादा खुश नहीं रह पाए लंबे समय तक। पुलाकेशिन also attacked the Pallava king who took shelter behind the walls of Kanchipuram। जो पुलाकेशिन थे, उन्होंने भी पल्लवा राजा को आक्रमण किया और जो उन्होंने जो कांचीपुरम का जो वाल्स था, वहां तक उन्होंने अपना शेल्टर बना लिया। बट द चालुक्य विक्टोरी वाज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन चालुक्य का जो जीत था वो शॉर्ट टाइम के लिए था दोस्तों। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवा एंड द चालुक्य गेव अवे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटा। फाइनली क्या हुआ दोस्तों? पल्लवा जो थे और जो चालुक्य थे, इन्होंने एक नए शासक को जन्म दिया, जो कौन था? राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी, अबाउट विच यू विल स्टडी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। जो जो तीनों शासक के बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं दोस्तों। कौन-कौन था? पल्लवा, चालुक्य और राष्ट्रकूटा। Earlier kings' land revenue remained important for their rulers। जो नए जो राजा थे, उनके लिए क्या था महत्वपूर्ण? जो जमीनों से उनको रेवेन्यू मिलता था, वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो गांव था, जो मेन उनका
संचालक जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, जो उनका मेन शासन का जड़ होता था। Like earliest rulers, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariot, cavalry, and foot soldiers. Besides, there were military leaders who provided the king with the troops whenever he needed them. जैसे कि दोस्तों जो शासक थे वो क्या क्या करने लगे, उन्होंने आर्मियों को रखना शुरू कर दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से आर्मी को ट्रेनिंग देते थे और रखते थे। और जैसे कि जो हाथी सवार आर्मी था उनको, कैवलरी और जो पैदल सोल्जर था उनको रखते थे, और मिलिट्री में कमांडर भी रखते थे जो उनको जब जरूरत पड़े वो इस्तेमाल कर सके। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for the warfare. जैसे कि दोस्तों इनका मेन सोर्स कहाँ से था? रेवेन्यू से, क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उससे ये अपने आर्मियों को जो खर्च थे, आर्मियों के खर्च थे और जो उनके आर्मियों का सैलरी होता था और जो लड़ाइयों में और युद्ध में जो खर्च होते थे वो इसी से वो मेंटेन करते थे। These men were known as सामंताज। और एक जो कमांडर होता था उनके अंडर बहुत से सोल्जर होते थे और वो टैक्स जो वसूले जाते थे, जो रेवेन्यू मिलता था, वो कौन वसूलता था? समानता, उनको समानता के रूप में जाना जाता था। Whenever the ruler was weak, Samantha tried to become independent. जैसे कि जब युद्ध होता था तो जो समानता थे, जिनके जो कमांडर थे, वो राजा के तरफ से लड़ाई में शामिल होते थे और राजा के राजा के हिसाब से वो लड़ते थे। लेकिन कभी-कभार दोस्तों ऐसा होता था कि राजा खूब कमजोर हो जाते थे, तो समानता क्या करते थे? वो ये सोचते थे कि जब राजा कमजोर हो गया तो मैं क्यों ना शासक बन जाऊं और मैं क्यों ना राजा बन जाऊं। तो इस तरह करके वो खुद युद्ध करके और खुद को अपने आप को राजा घोषित कर देता था। अब दोस्तों जानते हैं थोड़ा कालिदास के बारे में। कालिदास इज known for his plays depicting life in the king's court. कालिदास थे जो दरबारी कवि हुआ करते थे उस जमाने में। An interesting features about this play is that the king most Brahmins are shown as speaking Sanskrit. और एक बहुत दिलचस्प बात ये थी दोस्तों कि उस समय जो ब्राह्मण थे वो अक्सर संस्कृत बोला करते थे। While women and men other than the king and Brahmin use प्राकृति, जबकि जो मर्द महिला और जो पुरुष थे वो कौन से भाषा का इस्तेमाल करते थे? प्राकृत का। His most famous play अभिजना शाकुंतलम, जो उनका एक अभिजना शाकुंतलम था, ये बहुत ही फेमस हुआ करता था दोस्तों। इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम दुष्यंता एंड यंग वुमन नेम शाकुंतलम, जो एक लव स्टोरी था उसके बारे में इन्होंने लिखा है दोस्तों। We find an interesting description of the plight of poor fisherman in this play. और ये बहुत ही छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है जो एक गरीब मछुआरे के बारे में। चलिए दोस्तों अब जानते हैं जो चाइनीज तीर्थयात्री थे फासियान। The Chinese pilgrims Faxian noticed that the plight of those who were treated as the untouchable by the high and mighty. तो जो चाइनीज फासियान जो तीर्थयात्री थे उन्होंने क्या नोटिस किया दोस्तों? छुआछूत उस जमाने में होता था। जो हाई क्लास के जो लोग थे, जो उच्च जाति के, और जो नीचे जो लोअर कास्ट थे उनके बीच में बहुत ही डिफरेंसेस हुआ करता था और छुआछूत भी होता था। They were expected to live on the outskirts of the city, he writes. उनका अलग ही पोशाक हुआ करता था जो छोटे जात के थे दोस्तों। He writes, if such a man enter in a town or market place, he strike on a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing his sound know what it means and avoid touching him or
ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। तो दोस्तों एक ऐसा चलन हुआ करता था जब छोटे जात के जो लोग थे, जो मार्केट में जाते थे या किसी बाजार में जाते थे, तो वो एक डंडे उनके हाथ में होता था, जिससे वो संकेत करता था कि वो ज़मीनों पे मार के बजाते थे, जिससे लोगों को संकेत हो जाता था कि ये छोटे जात के हैं, इनसे वो ना टच हो जाए, इसलिए वो अपने आप को अलग ही रखते थे और उससे लोग अलग-अलग हो जाते थे ताकि वो उनसे छू छू उनको छू ना पाएँ। क्योंकि वो छोटे जात के थे और बड़े लोगों का ये कॉन्सेप्ट था उस टाइम में, तो ऐसे एक चलन हुआ करता था जो छोटे जाति को इस तरह मार्केट में जाने के लिए करना पड़ता था दोस्तों। लेकिन धीरे-धीरे दोस्तों लोग सिविलाइज़ होते गए और ये सब प्रथा खत्म होने लगी। तो चलिए दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज़ एंड कमेंट करें दोस्तों। अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो तो उसमें कमेंट करें दोस्तों।